Hello friends and welcome back to my YouTube channel ePathcom. Friends, in this particular video, I'm going to discuss about the forfeiture of shares. As I have already discussed that what is oversubscription, what is undersubscription of shares. हमने अभी तक अपनी वीडियोस में हमने ये सब कर लिया हुआ है और हमने प्रो डेटा अलॉटमेंट भी हमने इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन प्रो डेटा अलॉटमेंट हम कैसे करते हैं वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रो डेटा के केस में जब हमारा फॉरफीचर हम फॉरफिट कैसे करते हैं, ठीक है, फॉरफीचर के केस में एंट्री कैसे होती है वो हमने बोला था कि वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट वीडियो। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट थिंग ओनली कि हम जो है शेयर्स जो होते हैं उनको हम फॉरफिट कैसे करते हैं, फॉरफीचर का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय फॉरफीचर, व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर फॉरफीचर एंड किस तरह से हम प्रीमियम पे अगर शेयर्स इशूड प्रीमियम पे हैं तो उस केस में फॉरफीचर कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें वेरियस थिंग्स आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। सबसे पहले तो फॉरफीचर करने से पहले सबसे पहले मुझे फॉरफीचर की का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि फॉरफीचर की मीनिंग क्या है। सो फ्रेंड्स, जब भी मैं कहूं कि फॉरफीचर तो फॉरफीचर मींस कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। इसका क्या मतलब है कि फॉरफिट करना मींस कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स ऑफ द शेयर होल्डर ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ एनी कॉल, ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ एनी कॉल विदाउट रिफंडिंग एनी मनी विच इज पेड टूवर्ड्स दोज शेयर्स। इसका क्या मतलब है? सिंपली अगर मैं ये तो मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहूँ कि भाई फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या है या फॉरफिटिंग ऑफ शेयर्स क्या है, तो मैं सिंपल कहूँगा कि भाई हमारे जो कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है। सपोज दैट मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर होल्डर हूँ, मैंने 100 शेयर्स ले रखे हैं 10 रुपये के हिसाब से, जिसपे मैंने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तक का पैसा दे रखा है 5 रुपये, लेकिन आगे की कॉल्स का 5 रुपये मैंने नहीं दिया। तो कंपनीज क्या करती हैं, नोटिस सर्व करती हैं कि भाई आप अपनी पेमेंट कर दीजिए जो बची हुई पेमेंट है। उस नोटिस के बाद भी अगर हमारे कान पे जू नहीं रेंगती और हम पेमेंट नहीं करते हैं तो कंपनी कहती है आई एम हेल्पलेस, नाउ यू आर नो मोर माई शेयर होल्डर, आई एम कैंसलिंग योर शेयर होल्डिंग। और जो आपने 5 रुपये ऑलरेडी दे रखा है पर शेयर के हिसाब से, 100 शेयर पे 500 रुपये दे रखा होगा, वो भी मैं आपको वापस नहीं करूंगा। दोज अमाउंट्स आर फॉरफिटेड। उस अमाउंट को हमने क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। तो इसका क्या मतलब है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है कि कैंसिलेशन ऑफ शेयर होल्डिंग या कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, ठीक है, विदाउट रिफंडिंग द मनी विच इज ऑलरेडी पेड टूवर्ड्स दोज शेयर्स। एंड कैंसिलेशन क्यों होता है, ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। जो कॉल मनी है, अगर हमारा फेलियर होता है उन कॉल मनी को पेमेंट करने में, तो उस वजह से हमारा क्या होता है, कैंसिलेशन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है फॉरफीचर, अगर मैं कहूं कि भाई फॉरफीचर क्या है, तो फॉरफीचर सिंपली मींस, फॉरफीचर मींस कैंसिलेशन ऑफ शेयर होल्डिंग ड्यू टू non-payment of call money without paying back the amount already received towards those shares। इसका क्या मतलब है, सपोज दैट मिस्टर ए है, मैं इसको एग्जांपल लेके समझाता हूं। मिस्टर ए है, मिस्टर ए के पास 100 शेयर्स थे किसी कंपनी के 10 रुपए के हिसाब से, 1000 रुपए हो गए, लेकिन तो उस पर एप्लीकेशन का 3 रुपया था, अलॉटमेंट का 2 रुपया था, फर्स्ट कॉल का 3 रुपया और सेकंड कॉल का 2 रुपया था। तो उसने 5 रुपए के हिसाब से पेमेंट कर दी, 5 रुपए के हिसाब से पेमेंट कर दी। ये 5 रुपए जो है वो कॉल्ड अप हो गई हैं, लेकिन उसको बार बार कहने के बाद भी उसने अभी तक शेयर्स के वो जो कॉल मनी है वो पे नहीं किया है।
तो हम क्या करेंगे, उसके जो 100 शेयर्स हैं उसको कैंसिल कर देंगे, मतलब हम उसके शेयर्स को वापस ले लेंगे। जो मार्केट में 100 शेयर्स हमारे पास थे मिस्टर के पास, उनसे हम वो शेयर्स वापस ले लेंगे। इसका मतलब क्या है कि अब से मिस्टर ए हमारे शेयर होल्डर नहीं होंगे। वापस लेंगे मतलब क्या है कि हम उनको एक शेयर सर्टिफिकेट जो उनके पास था, एक सर्टिफिकेट इशू कर देंगे कि योर शेयर होल्डिंग पैटर्न हैज बीन कैंसल्ड। ठीक है, तो हमने आपकी शेयर होल्डिंग जो है वो कैंसिल कर दी है। ये नहीं कि उनके घर जाकर के हम लेकर आएंगे शेयर्स। ठीक है, तो और यहाँ पे जो 5 रुपए उन्होंने दे रखा था 100 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से, जो 500 रुपए उन्होंने दे रखे होंगे, वो 500 रुपए भी मैं उनका वापस नहीं करूंगा, उसको मैं फॉरफिट कर लूंगा, उसको मैं जब्त कर लूंगा। नॉर्मली इसको हम बोलते हैं जब्त करना, फॉरफिट करना। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको भी मैं फॉरफिट कर लूंगा, उसको मैं पैसे वापस नहीं करूंगा। तो दैट इज कॉल्ड सिंपली द फॉरफीचर। अच्छा, जब हम फॉरफीचर करेंगे तो व्हाट इज द एंट्री फॉर फॉरफीचर? फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है, तो मैं इसमें ही बता देता हूं कि फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है। जब हम शेयर्स को इश्यू करते हैं, पहले मैं समझूंगा कि इश्यू की एंट्री क्या होती है। तो जब हम शेयर्स को इश्यू करते हैं तो एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मतलब कि सिंपली अगर मैं कहना चाहूं कि इश्यू के टाइम पे जो हम एंट्री करते हैं वो करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल, हमने कहा भाई 100 रुपए आए हैं शेयर्स के टूवर्ड्स 1000 रुपए, और वो 1000 रुपए मैंने कैपिटल में डाल दिया। सर ये तो आप गलत एंट्री बता रहे हैं। तो गलत नहीं बता रहा हूं, मैंने कंबाइंड एंट्री कर दी। पहले हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये दो एंट्रीज करते हैं, हमने दोनों एंट्रीज को कंबाइन कर दिया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये एंट्री हमने इश्यू के टाइम पे की होगी। हमने दिखाया कि भाई 1000 रुपए हमारे पास आए हैं बैंक में, और वो 1000 रुपए हमने कहां पे ट्रांसफर किया, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया है, जिससे हमारी कैपिटल इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से हमने कैपिटल अकाउंट को क्या किया है, क्रेडिट किया है। अच्छा, अब जब हम फॉरफिट करेंगे तो फॉरफीचर का मतलब क्या है कि उतने कैपिटल हम जो शेयर होल्डर है उससे वो शेयर कैपिटल हम वापस ले रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, वो कैपिटल उतने समय क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जब डिक्रीज होगी कैपिटल 1000 रुपीज से, तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इस चीज को अच्छे से देखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हमने 1000 रुपए जो है उसको वापस ले लिया, मतलब इतने से हमारी कैपिटल जो है वो डिक्रीज हो गई 1000 रुपए से, क्योंकि हमने उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को कैंसिल कर दिया है और उससे हमने शेयर्स वापस ले लिए हैं मार्केट से। ठीक है, तो अब हमारी 1000 रुपए की जो कैपिटल थी वो डिक्रीज हो गई है, तो एनी डिक्रीज इन कैपिटल विल बी डेबिटेड। तो इसलिए हमने क्या किया, वापस से शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो क्या सर ये यहां पर टू बैंक करेंगे, क्योंकि जब हमने इश्यू किया था तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल किया था, तो जब उसको हम उसके शेयर्स को कैंसिल करेंगे तो क्या हम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक करेंगे? मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि मैं उसको पैसे वापस नहीं करूं। मैंने क्या कहा कि विदाउट पेइंग बैक द मनी विच इज ऑलरेडी रिसीव्ड टुवर्ड्स दोज शेयर्स। जो पैसे ऑलरेडी रिसीव हुए थे वो मैं उसको रिफंड नहीं करूंगा। मैं कहूंगा भाई इतने दिनों तक तुमने जो एंजॉय किया, मेरे शेयर होल्डर बन करके मेरे नाम को यूज किया, मेरी गुडविल को यूज की कि भाई हम रिलायंस के शेयर होल्डर हैं, तो ये उसका पैसा है, मतलब कि तो वो पैसा मैं आपको वापस नहीं करूंगा। वो मैं उस चीज को ट्रीट करके कि भाई आपने मेरा नाम यूज किया, मेरी गुडविल यूज की, उसके अगेंस्ट वो पेमेंट है, उसको मैं फॉरफिट कर लूंगा। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ये जो 500 रुपए इस शेयर्स के अगेंस्ट रिसीव हुए हैं, भाई ऐसा तो है नहीं कि मैं उसको चोरी करके कहीं छुपा के रख दूं, भाई उसको तो शो करना पड़ेगा ना कि जो 500 रुपए रिसीव किए थे उसको हमने कहां ट्रांसफर किए। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, दोज अमाउंट शुड बी ट्रांसफर्ड टू द फॉरफीचर अकाउंट। उसको हम कहां करेंगे, एक अलग से अकाउंट ओपन करेंगे फॉरफीचर का, जिसमें हम उसको ट्रांसफर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, उसको टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो ये एक हिसाब से लायबिलिटी की तरह होती है। तो लायबिलिटी इंक्रीज हुई फॉरफीचर, क्योंकि इसका पैसा मैं कहीं और यूज नहीं कर सकता जब तक कि उसको मैं रीइश्यू ना कर दूं। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट एंड टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, इसका क्या मतलब है, 500 रुपए जो हमको ऑलरेडी मिल चुका था उसको तो हमने फॉरफिट कर लिया, उसको हमने फॉरफीचर में डाल दिया, और जो 500 रुपए कॉल्स इन एरियर था जो कि उसने नहीं दिया था, तो उसको हमने क्रेडिट करके दिखा दिया, ताकि ये 1000 डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड क्या हो, बराबर हो जाए, डबल एंट्री सिस्टम में। ठीक है, तो ये एंट्री होती है फॉरफीचर की। तो फॉरफीचर की बहुत ही सिंपल सी एंट्री है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। जितना हमने
पे कर दिया था उसने, उसको हम फॉरफिट करेंगे तो उसकी एंट्री यहाँ पर होगी, और जितना उसने पे नहीं किया है जो कि कॉल्स इन एरियर है उसको हम कॉल्स इन एरियर में दिखाएंगे। इसको अलग अलग भी दिखा सकते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल, जितनी कॉल्स उसने नहीं दी हैं उतने से उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अच्छा ये तो फॉरफीचर का आ गया। अच्छा यहाँ पे दो केसेस हैं। अब हम आते हैं, ये तो शेयर्स थे कि एट पार इशू हुए थे और हमने उनको फॉरफिट किया है, मतलब शेयर्स वेयर ओरिजिनली इशूड एट पार और हमने उनको फॉरफिट किया है। दूसरा केस क्या हो सकता है, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम एंड फॉरफिटेड। मतलब क्या है कि हमने जो शेयर्स को इशू किया था वो प्रीमियम पे इशू किया था और अब मैं उसको फॉरफिट कर रहा हूं, तो उस केस में एंट्री क्या होगी। तो उसमें भी दो केसेस बनते हैं। पहला केस है व्हेन प्रीमियम बिकम ड्यू, व्हेन प्रीमियम बिकम ड्यू एंड रिसीव्ड। इसका क्या मतलब है, सपोज दैट मैंने कहा कि जो 10 रुपए के शेयर्स हैं मैंने उसको 12 रुपए पे इशू किया है, 2 रुपए प्रीमियम है, एंड दैट प्रीमियम इज पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। मैंने कह दिया कि भाई जो प्रीमियम है उसको आपको अलॉटमेंट के टाइम पर देना है। और जो फेलियर हुआ था वो कब हुआ था, फर्स्ट कॉल पे हुआ था। इसका मतलब क्या है कि उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है। तो अगर अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है तो इसका मतलब उसने प्रीमियम का अमाउंट भी दे दिया होगा, क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम पे फेलियर नहीं है, फेलियर कब है, फर्स्ट कॉल के टाइम पर फेलियर है। तो इसका मतलब जब उसने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है तो इट मींस दैट जो प्रीमियम ड्यू था अलॉटमेंट के टाइम पर वो प्रीमियम का पैसा भी उसने दे दिया है। तो इसका क्या मतलब है, व्हेन प्रीमियम बिकम ड्यू एंड रिसीव्ड। तो जब प्रीमियम ड्यू एंड रिसीव्ड होता है तो उस केस में हम मान के चलेंगे एंट्री फॉर फॉरफीचर, एंट्री फॉर फॉरफीचर will be same as in case of at par, as in case of at par। इसका क्या मतलब है कि अगर शेयर्स इशूड एट प्रीमियम है और वहां पे फेलियर हुआ है, मतलब कि प्रीमियम बिकम ड्यू एंड रिसीव्ड है, मतलब फेलियर जो है वो प्रीमियम वाली कॉल के बाद से फेलियर हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रीमियम बिकम ड्यू एंड रिसीव था। तो उस केस में हम ये अज्यूम करेंगे दैट शेयर्स वेयर ओरिजिनली इशूड एट पार, और जो फॉरफीचर की पार के केस में एंट्री थी वही एंट्री हम यहां पे करेंगे। तो पार के केस में हमने एंट्री क्या की थी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट एंड टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब यहां पे देख रहे हो कि जो एंट्री हमने वहां पर की थी पार वाली, सेम एंट्री हमने यहां पर की, क्योंकि हम यहां पे अज्यूम करेंगे दैट शेयर्स वेयर ओरिजिनली इशूड एट पार। वहां पर कोई प्रीमियम पे हमने इशू नहीं किया था। ठीक है, लेकिन सर ऐसा क्यों, इसके पीछे कोई तो कॉन्सेप्ट होगा, प्लीज आप कॉन्सेप्ट समझाओ। एंट्री तो हमको आती है, आप प्लीज इसका कॉन्सेप्ट समझाओ। तो मैं ठीक है, मैं इसको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब भी हम अकाउंट बनाते हैं, मैंने कहा कि अकाउंट जब भी हम बनाते हैं वो हम ड्यू बेसिस पे बनाते हैं। एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होता है, एक्रूअल सिस्टम पर बनाते हैं। हमारा एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि इनकम शुड बी शोन एज एंड व्हेन इट बिकम ड्यू, इट इज इमैटेरियल वेदर इट हैज बीन रिसीव्ड और नॉट। मैंने कहा कि मैंने आपको ट्यूशन पढ़ाया अप्रैल के मंथ का, अब अप्रैल मंथ हो गया तो हमारी वो इनकम क्या है, अराइज हो गई, एक्रू हो गई, ड्यू हो गई। इसका मतलब हम अपनी जब अप्रैल मंथ की अपनी बैलेंस शीट या कुछ भी अकाउंट्स बनाएंगे तो उसमें वो इनकम दिखा देंगे। इट इज इमैटेरियल वेदर दैट इनकम हैज बीन रिसीव्ड और नॉट, मतलब कि हम ड्यू बेसिस पे अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, एक्रूअल बेसिस पे अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, रिसीट या कैश बेसिस पे हम नहीं प्रिपेयर करते। तो इसका क्या मतलब है, हम यहाँ पे आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिखाते हैं। ये लायबिलिटी साइड है और ये हमारी एसेट साइड है। जब हमने प्रीमियम को ड्यू किया होगा, मैंने आपको कहा था कि सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है उसे हम लायबिलिटी साइड दिखाते हैं। मैंने कहा भाई कि 1000 रुपए का प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट के टाइम पर ड्यू है, तो मैंने ड्यू के बेसिस पे यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम दिखा दिया था कि भाई सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है 1000 रुपए का वो ड्यू है। अच्छा, ड्यू है तो ड्यू के बेसिस पे हमने इसकी एंट्री कर दी, लेकिन रिसीव भी हो गया। मैंने पहला केस क्या था, कहा था ड्यू एंड रिसीव्ड, ड्यू एंड रिसीव। तो ड्यू किया 1000 रुपए और यहां पर हमने रिसीव भी कर लिया कैश, कितना, 1000 रुपए। तो इसका क्या मतलब है, यहां पे हमारी बैलेंस शीट जो है वो बैलेंस कर गई है। अब हमको इस बैलेंस शीट में कोई प्रॉब्लम है नहीं। और एक बार प्रीमियम का पैसा जो है वो कंपनीज का राइट है,
प्रीमियम का पैसा कंपनी कभी वापस नहीं करती, क्योंकि कंपनीज कहती हैं कि इतने दिन तक आपने जो मेरी गुडविल यूज की, मेरा नाम यूज किया, ये प्रीमियम उसके लिए है। जो आपने प्रॉफिट में पार्टिसिपेट किया, ये प्रीमियम उसके लिए है। आई एम नॉट गोइंग टू रिफंड यू द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। जब वो क्या कहते हैं कि पैसा शेयर्स के ही पैसे नहीं दे रही हैं, तो प्रीमियम के पैसे कहां से देंगी, वो तो सब फॉरफिट कर लिया। तो वंस प्रीमियम बिकम ड्यू एंड रिसीव्ड, इट इज नॉट कैंसिल्ड एट ऑल। उसको हमको कैंसिल नहीं करना है, बिल्कुल भी कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट टैली कर रही है, तो कैंसिल करने का कोई सीन ही नहीं बनता है। हमने क्रेडिट में दिखाया 1000 और हमने रिसीव कर लिया डेबिट में 1000, हमको बैलेंस शीट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो हम क्यों उसकी रिवर्स एंट्री करें कैंसिलेशन की, फालतू में अपनी बैलेंस शीट को छेड़छाड़ करें। तो इसीलिए यहाँ पर जब हमारा ये केस है कि बिकम ड्यू एंड रिसीव, तो वहां पर हम मानकर चलेंगे कि वहां पर कोई प्रीमियम था ही नहीं, शेयर्स वेयर ओरिजिनली इशूड एट पार, हमने उसको पार पे इशू किया था, पार वाली एंट्री करेंगे। दूसरा केस क्या है फ्रेंड्स, दूसरा केस अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा केस है when premium become due, when premium become due but not received, but not received। प्रीमियम ड्यू है, सपोज दैट अलॉटमेंट के टाइम पे मैंने कहा कि प्रीमियम इज पेड, 10 रुपए के शेयर्स थे, 12 रुपए पे इशू किया था, 2 रुपए प्रीमियम था। मैंने कहा कि भाई प्रीमियम जो पेड बिल है दैट इज एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अब कोई शेयर होल्डर था जो कि अलॉटमेंट का ही पैसा नहीं दिया। अब उसने अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है तो इसका क्या मतलब है, उसने प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया होगा। प्रीमियम ड्यू हो गया था लेकिन उसने दिया नहीं है। तो क्या किया हमने, जब मैंने पहले भी बताया कि हम जो अकाउंट्स बनाते हैं वो ड्यू बेसिस बनाते हैं। ये हमारी लायबिलिटी साइड है, ये हमारी असेट साइड है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दिखाया भाई सिक्योरिटीज प्रीमियम 1000 रुपए का ड्यू है, मैंने दिखा दिया कि भाई प्रीमियम जो है वो 1000 रुपए का ड्यू हो गया। लेकिन यहां पर हमको कैश, क्योंकि बिकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, कैश तो मिला नहीं, कैश नहीं मिला। अब कैश नहीं मिला तो बैलेंस शीट टैली नहीं कर रही है, ठीक है सर। अगर मैं इसको डेटर्स दिखा दूं यहाँ पर कि भाई ये 1000 रुपए मुझे मिलने हैं, कोई डेटर्स है, वो डेटर्स नहीं दिखा सकता क्योंकि वो तुम्हारा शेयर होल्डर नहीं है। अगर वो तुम्हारा शेयर होल्डर नहीं है, जब उसका तुम्हारे साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, तो तुम किस मुंह से उससे कहोगे कि लो हमको 1000 रुपए दो, तुमने तो उसके शेयर्स को छीन लिया। तो अब तुम उससे कुछ रिकवर नहीं कर सकते क्योंकि वो तुम्हारे कंपनी के साथ अब कोई उसका रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो वहां पर वो डेटर भी हम उसको शो नहीं कर सकते, ना कैश मिला ना डेटर शो कर सकते। उसमें हम क्या करेंगे, हमारी बैलेंस शीट कैसे टैली करेगी। तो इसका दूसरा ऑप्शन है कि ये जो हमने यहाँ पे क्रेडिट किया था एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट किया होगा, तभी हमारी लायबिलिटी साइड 1000 रुपए से बढ़ी थी। अब इसको हम डेबिट कर देंगे, कैंसिलेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो डेबिट कर देंगे तो हमारी लायबिलिटी क्या होगी, उतने से घट जाएगी, बिकॉज डिक्रीज इन लायबिलिटी विल बी डेबिटेड। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री करेंगे शेयर, ये फॉरफीचर की एंट्री है, इसको हम करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, हम कैंसिलेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम करेंगे तो उसको डेबिट करेंगे। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट एंड टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है। तो ये जो कैपिटल है इसको हम कॉल्ड अप वैल्यू से लेंगे, इसकी जो एंट्री करेंगे हम कॉल्ड अप वैल्यू से लेंगे, ठीक है। कॉल्ड अप वैल्यू अभी हम आगे क्वेश्चन में करेंगे कि कॉल्ड अप वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो एंट्री होगी वो कॉल्ड अप वैल्यू से होगी। तो ये हमारा केस क्या था, ये हमारा केस जो है इशू ऑफ शेयर्स, मतलब फॉरफीचर ऑफ शेयर्स व्हेन प्रीमियम बिकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। पहला केस क्या था, बिकम ड्यू एंड रिसीव्ड। दूसरा केस क्या था, व्हेन बिकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। तो मैंने कॉन्सेप्चुअली समझाने की कोशिश की है कि क्यों ऐसा करते हैं। तो प्लीज अगर अभी भी आपको कोई डाउट है इसमें तो यू कैन आस्क मी। ओके, हमने फॉरफीचर कर लिया, फॉरफिट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू करेंगे। रीइश्यू करेंगे तो एंट्री सेम, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कंबाइंड एंट्री कर देंगे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने यहाँ पे इशू कर दिया। अब सपोज दैट अगर प्रीमियम पे इशू है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट क्रेडिट करेंगे, लेकिन अक्सर वो क्या होते हैं, डिस्काउंट पे इशू होते हैं, तो डिस्काउंट को डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि मैंने कहा था कि फॉरफिटेड शेयर्स को डिस्काउंट पे हम इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो जो डिस्काउंट का अमाउंट है उसको हम कहां से राइट ऑफ करेंगे, फॉरफीचर से। तो शेयर फॉरफीचर को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब जो भी अमाउंट में फॉरफीचर में अमाउंट बचा हो उसको हम क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां पे हो जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो यहां पे हमने क्या किया, इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो ये तो था पूरा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था
कि हम फॉरफीचर कैसे करते हैं, फॉरफीचर की एंट्री क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, उसमें डिफरेंट केसेस जो हमने डिस्कस किया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन इसके बेसिस पे हम करते हैं, फिर आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन करने के बाद थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हमारी और बढ़ जाती है। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं इसका। सेम क्वेश्चन है जो मैंने लास्ट वीडियो में लिया था, उसी क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू करता हूं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि इसी क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मैं इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करने की कोशिश करता हूं। यहां पे कह रहा है एसआरके लिमिटेड इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 50,000 शेयर्स। तो पहले मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं। ओके, इसमें क्या रहा है, तो पहले सेम हम वर्किंग नोट बनाएंगे, और वर्किंग नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अप्लाइड allotted application access allotment फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल। ठीक है, एप्लीकेशन का कितना रेट है, 3 रुपया है। अलॉटमेंट का 3 प्लस 2 रुपया प्रीमियम का है, और 2 रुपया है, और 2 रुपया है। ठीक है, ये तो रेट्स हैं। अच्छा, 70,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी, हमने 50,000 शेयर्स इशू किए थे, और एप्लीकेशन कितने की आई है, 70,000 शेयर्स की आई है, जिसमें से 10,000 शेयर्स को तो हमने रिफंड कर दिया, इनको हमने कोई भी शेयर्स अलॉट नहीं किया। तो 10,000 शेयर होल्डर्स को हमने कहा भाई हाथ जोड़ लिया कि भाई अपने घर जाइए, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ रुपए नहीं है, ये लीजिए आपने जो पैसा दिया था ये अपना वापस ले लीजिए। तो 10,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से जो उन्होंने एप्लीकेशन का पैसा दे रखा है, उसको हम क्या करेंगे, रिफंड करेंगे 30,000 रुपए। इसलिए हमने इसको क्या किया, ब्रैकेट में लिख दिया है। ब्रैकेट मतलब नेगेटिव आइटम, इसको हमें रिफंड करना है। ठीक है, अच्छा, तो बच्चे में जो 60,000 शेयर्स हैं, उनको हमने सिर्फ और सिर्फ 50,000 शेयर्स अलॉट किए हैं, उनको हमने सिर्फ और सिर्फ 50,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। तो इसका क्या मतलब है कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आई हैव रिसीव्ड 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 3, 1,80,000 रुपए हमने रिसीव किया है। लेकिन एक्चुअल में हमको रिसीव कितना करना चाहिए था भाई, हमने शेयर्स जो इशू किए थे, सिर्फ 50,000 शेयर्स इशू किए थे, तो हमको सिर्फ 50,000 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से 1,50,000 रुपए हमको मिलने थे। 1,50,000 रुपीज द कंपनी शुड रिसीव टुवर्ड्स दोज इशू। ठीक है, लेकिन मिले कितने, 1,80,000 रुपए मिले। तो 10,000 शेयर्स, क्योंकि 60 माइनस 50, ये जो 10,000 शेयर्स एक्स्ट्रा हैं, जिसके बदले मैंने अभी तक उनको कोई अलॉटमेंट नहीं किया है, मैंने उनको कोई शेयर्स नहीं दिए हैं, लेकिन 10,000 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से मैंने 30,000 रुपए उनसे एक्स्ट्रा ले रखा है। तो दिस इज कॉल्ड एक्सेस मनी विच इज रिसीव्ड टुवर्ड्स दोज शेयर्स, जिसके बदले मैंने कोई शेयर्स अलॉट नहीं किए हैं। अच्छा, अब अलॉटमेंट के टाइम पे देखो, अलॉटमेंट के टाइम पे अब कितने शेयर्स के पैसे आएंगे, सिर्फ 50,000, क्योंकि हमने अलॉट ही 50,000 किया है। वही सेम एग्जाम्पल मैं फिर से कोट करूंगा कि अगर एडमिशन डीयू में 150 बच्चों ने एप्लीकेशन फीस दी थी, अप्लाई किया था, लेकिन एडमिशन सिर्फ 50 बच्चों का हुआ है, तो अब आगे फीस कितने बच्चे देंगे, सिर्फ 50 बच्चे देंगे। जिनको सीट्स अलॉट हो गई हैं वही बच्चे फीस देंगे। तो इसका मतलब क्या है, एप्लीकेशन के बेस पे नहीं, जितने लोगों को हमने शेयर्स अलॉट किया है, तो आगे की कॉल्स के पैसे जो है सिर्फ उतने ही शेयर होल्डर्स देंगे जितनों को हमने शेयर्स अलॉट किया है। तो आगे जो आएगा 50,000 शेयर्स का पैसा आएगा, तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 रुपया कितना होता है, 2,50,000। तो इस 2,50,000 में से हमने 30,000 रुपए एडवांस में जो रिसीव किया है, तो उसको हम यहां पर एडजस्ट कर देंगे 30,000। मतलब फ्यूचर में, क्योंकि मैंने बताया था कि ओवर सब्सक्रिप्शन के केस हम कैसे एडजस्ट करते हैं, फ्यूचर में हमको 2.5 लाख रुपए मिलने थे, तो मैं कहूंगा भाई जिन लोगों ने एडवांस में पैसा दे रखा है, अब अलॉटमेंट के टाइम पर आप लोग पैसे मत देना, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। तो इसकी एंट्री जब हम करेंगे, पहले इसकी मैं एंट्री कर देता हूं। आई होप कि ये वर्किंग नोट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहले मैं इसकी एंट्री कर देता हूं। पहली एंट्री होगी, एप्लीकेशन मनी हम रिसीव करेंगे, क्योंकि 50,000 शेयर्स इशू किए थे, 70,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी। तो एंट्री होगी, मैं कलर फिर से चेंज कर लेता हूं, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना है, 70,000 शेयर्स के पैसे आए थे 3 रुपए के हिसाब से, 2,10,000 एंड 2,10,000। फिर दूसरी एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन
अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। जो ये 2,10,000 रुपए आए हैं, अब इनका हमें बाइफर्केशन करना है, ठीक है। तो कैपिटल में कितना जाएगा भाई, कैपिटल के तो सिर्फ 50,000 शेयर्स के हिसाब से जाएंगे कि हमने सिर्फ 50,000 शेयर से इशू किए थे, तो 1.5 लाख। अब ये जो 30,000 हमने एडवांस में रिसीव कर रखा है, जिसको हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया है, तो दैट इज अ सॉर्ट ऑफ योर लायबिलिटी। मनी विच बिकम ड्यू बट विच इज नॉट बिकम ड्यू मींस विच डज नॉट बिकम ड्यू बट रिसीव्ड, मतलब वो अभी ड्यू नहीं हुआ लेकिन रिसीव्ड है, तो दैट इज योर लायबिलिटी। मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि भाई मई महीने की अभी हमने ट्यूशन नहीं पढ़ाया आपको, लेकिन मैंने कहा मुझे फीस दे दो एडवांस में, ईद आ रही, मुझे ईद की शॉपिंग करनी है, तो दैट इज माई लायबिलिटी। वो भी ड्यू नहीं थी लेकिन हमने रिसीव कर लिया, तो दैट इज माई लायबिलिटी। मुझे वो लायबिलिटी पे आउट करनी है, पढ़ा करके या कैसे भी। तो इसका मतलब क्या है कि अलॉटमेंट का पैसा अभी ड्यू नहीं हुआ था और हमने एप्लीकेशन के टाइम पे रिसीव कर ली, तो दैट इज योर लायबिलिटी। तो इसलिए हमने इसको लायबिलिटी को क्या किया, क्रेडिट किया है। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना, 30,000। अब हमने रिसीव किया था तो बैंक अकाउंट को डेबिट किया था, उनको पेमेंट करूंगा, वापस पे बैक करूंगा, तो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। तो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। तो ये दोनों डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों 2,10,000 2,10,000 हमें बैलेंस हो गए। दूसरी एंट्री क्या हो गया, अब अलॉटमेंट के टाइम आ गया। डेट को हमने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया है, बट हमने यहाँ पे किया कि अलॉटमेंट टाइम आ गया। तो एंट्री क्या होगी, पहले तो हम ड्यू करेंगे अमाउंट को शेयर अलॉटमेंट का। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट का कितना रेट है, अब सारी एंट्रीज 50,000 शेयर्स के हिसाब से होंगी। 5 रुपए का रेट है, जिसमें 3 रुपए फेस वैल्यू है और 2 रुपया क्या है, प्रीमियम का है। तो ये हो गया 2,50,000 और यहाँ पर हो गया 3 रुपया इसका फेस वैल्यू है, तो 50,000 इंटू 3 रुपीज 1,50,000 और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपीज 1 लाख रुपया हमारा क्या है, वो हमारा प्रीमियम में जाएगा, ठीक है। तो ये हमने ड्यू कर दिया। अब आता है रिसीव का टाइम, रिसीट का टाइम। तो हम रिसीव करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब हमें देखना है, हमें ये देखना है कि भाई अलॉटमेंट के टाइम पर हमको कितना रुपया मिलना है। तो पहले तो हम देखेंगे अमाउंट रिसीवेबल। यहाँ पे मैं वर्किंग नोट बना दे रहा हूँ, यहीं पर ही आप लोग इसको थोड़ा अलग बनाइएगा। अमाउंट रिसीवेबल एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट कितना हमको मिलना था, 2,50,000 मिलना था, जिसमें से हम माइनस, मैंने पहले ही बताया था कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन जिन लोगों ने पैसा दे रखा है, अब वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं देंगे भाई, दोबारा थोड़े देंगे वो। तो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन कितना रुपए रिसीव हो गया था, रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कितना रुपए मिल गया था, 30,000 का मिल गया था। तो अब हमको कितना मिलना है, 2,20,000 मिलना है। लेकिन अभी इसमें हम वापस क्वेश्चन पे जाते हैं, उसमें कह रहा है, वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहां पर कह रहा है पुनीत, यहां पे देखेंगे ये वाला, पुनीत टू whom 500 shares were allotted failed to pay the allotment money and on his subsequent failure to pay the first call his shares were forfeited after the first call। इसका क्या मतलब है कि अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हो गया था लेकिन उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि उसको शेयर्स कितने अलॉट थे, 500 शेयर्स अलॉटेड थे। अगर हमने उसको 500 शेयर्स अलॉट किया था तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, तो अप्लाइड और अलॉटेड का जो रेशियो है वो दैट इज 6:5। कैसे निकाला हमने, दैट इज 60,000 डिवाइडेड बाय 50,000। मतलब हमको अप्लाइड अपॉन अलॉटेड करना है, क्योंकि हमको अप्लाइड निकालना है तो अप्लाइड और अलॉटेड का रेशियो देखना है। अगर अलॉटेड निकालना होता तो अलॉटेड अपॉन अप्लाइड का रेशियो निकालते हैं। मैंने पहली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में आप प्लीज जाकर के देख लेना कि हमने कैसे फाइंड आउट किया है, आपको समझ में आ जाएगा कि किस रेशियो में हम कैसे निकालते हैं। अप्लाइड निकालना है तो अप्लाइड अपॉन अलॉटेड का रेशियो लेंगे, और अलॉटेड निकालना है तो अलॉटेड अपॉन अप्लाइड का रेशियो लेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमको पता चल गया कि भाई उसने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, तब जाकर के मैंने उसको 500 शेयर्स अलॉट किए हैं, ठीक है। क्योंकि अप्लाइड और अलॉटमेंट का जो रेशियो दैट इज 6:5 और अलॉटमेंट और अप्लाइड का जो रेशियो दैट इज 5:6। वो मैंने बताया था कि इसके पहले वाली वीडियो में कैसे उसको रीड आउट करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन उसने 600 शेयर्स का पैसा दिया होगा
1800 रुपया। उसको देना कितना था, 500 इंटू 3 रुपया, 1500 रुपया देना था। तो 300 रुपया उसने एक्स्ट्रा दे रखा है, जो कि हमने कहा कि भाई अलॉटमेंट के टाइम पर आप इतना मत देना। तो इसका क्या मतलब है, अलॉटमेंट के टाइम पर उसको देना था 500 मल्टीप्लाइड बाई 5 रुपया, 2500 रुपया देना था, जो कि उसने नहीं दिया, क्योंकि उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। लेकिन क्या मैं कहूंगा कि उसने पूरा ही 2500 रुपया नहीं दिया, तो मैं कहूंगा कि नहीं, कुछ पैसा उसने एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन उसमें से दे रखा है। भाई एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट उसको 5 रुपए के हिसाब से 500 शेयर्स पे 2500 रुपए देने थे, जो कि वो नहीं दे पाया। लेकिन 2500 रुपए पूरा नहीं दे पाया, ऐसा कहना गलत होगा, गुनहगार हो जाओगे तुम। तो इसका क्या मतलब है, वो उस बेचारे ने 300 रुपए जो है वो पहले एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन दे रखा है। ये देखो, ये जो 300 रुपए एडवांस हमने दे रखा था, हमने कहा भाई अलॉटमेंट के टाइम पर इतना आप मत देना। तो अलॉटमेंट के टाइम पर उसको कितना देना था, 2200 रुपए देना था, जो कि उसने नहीं दिया है। तो ये हमारा क्या है, एक्चुअल फेल्योर है। एक्चुअल फेल्योर कितने का है, 2200 रुपए का है। तो हम अब पुनीत का जो माइनस करेंगे कि भाई पुनीत ने जो नहीं दिया है, लेस करेंगे फेल्योर बाय पुनीत, फेल्योर बाय पुनीत। तो तुम कहोगे कि सिर्फ पुनीत ने तो 2500 रुपए नहीं दिए, तो मैं कहूंगा नहीं, 2500 नहीं, 2200 रुपए नहीं दिए हैं, क्योंकि उसने सिर्फ 2200 रुपए ही देना था। 2500 में से 300 रुपए तो उसने दे रखे थे, जो कि इसमें 30,000 रुपए में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब अब उसने सिर्फ और सिर्फ 2200 रुपए देने थे, जो कि उसने नहीं दिया। तो यहाँ पे हम 2200 रुपए इसको माइनस कर देंगे। तो अब हमारा जो आ जाएगा ये, तो 2,20,000 माइनस 2200 रुपए आ जाएगा 2,17,800। तो अब हमको जो मिला है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट वो 2,17,800। तो हमने यहाँ पे जो बैंक की एंट्री की है, ये वाली बैंक अकाउंट डेबिट, तो इसमें आएगा 2,17,800 एंड 2,17,800, मतलब ये वाला अमाउंट जो है हमको रिसीव होना है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अच्छा, अभी हमने उसके शेयर्स को फॉरफिट नहीं किया है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ये भी देखने वाली बात है कि प्रीमियम बिकम ड्यू एंड नॉट रिसीव्ड, क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम पे ही 2 रुपए का प्रीमियम था, वो ड्यू हो गया, रिसीव नहीं हुआ। लेकिन अभी इसका ट्रीटमेंट हम फॉरफीचर के टाइम पे करेंगे, समझाएंगे उसको, ठीक है। तो अभी क्या था कि उसका फेल्योर था, तो हमने देखा कि भाई अलॉटमेंट के टाइम पे हमको कितना रुपया मिलना है। अच्छा, नेक्स्ट एंट्री क्या है, हम फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे, क्योंकि अभी हमने उसको फॉरफिट नहीं किया है। फॉरफिट कब किया, पहले शेयर्स के बाद किया है, फर्स्ट कॉल के बाद किया है। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने, 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 ईच, 1,00,000। और हम रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब पुनीत ने क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया था, तो उसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया है। तो 500 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय, मतलब 1000 रुपए उसने यहां पर नहीं दिया है। 500 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपया, 1000 रुपए उसने नहीं दिया फर्स्ट कॉल का। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 1,00,000 माइनस 1000, 99,000। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट कॉल पर हमने 99,000 रुपीज रिसीव किए हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि उसके फर्स्ट कॉल के बाद ही मैंने उसको एक और नोटिस सर्व किया कि भाई तुमने अलॉटमेंट का नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल पे दे दो, लेकिन उसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया। अब हमने फर्स्ट कॉल, मतलब अभी सेकंड कॉल हुई नहीं है, फर्स्ट कॉल के बाद ही और सेकंड कॉल से पहले हमने उसके शेयर्स को क्या किया, फॉरफिट कर लिया। तो फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी, मैंने कहा था कॉल्ड अप। कॉल्ड अप शेयर्स अभी कितने हैं, मैं पहले एंट्री कर लेता हूं फिर बताता हूं। एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, प्रीमियम बिकम ड्यू बट नॉट रिसीव था, क्योंकि 2 रुपए का प्रीमियम भी था अलॉटमेंट के टाइम पर, जो कि उसने नहीं दिया है। ड्यू हो गया था लेकिन उसने दिया नहीं है, तो बिकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड है, तो हम क्या करेंगे, उसको कैंसिल करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, अगर रिसीव हो गया होता तो फ्री वाली एंट्री हम नहीं करते, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ड्यू है बट नॉट रिसीव्ड, तो हमने यहाँ पे एंट्री की है। और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, एंट्री में बता दे रहा हूं, अमाउंट बाद में भी कैलकुलेट करके बताऊंगा। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट एंड टू शेयर अलॉटमेंट, मतलब कॉल से नहीं ले रहे हैं, अलॉटमेंट का इतना पैसा नहीं आया है। और टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब देखो यहाँ पे हम देखेंगे कि कितने रुपए के शेयर्स हमने कैंसिल किए हैं। भाई 500 शेयर्स थे जो कि उसके पास थे, हमने उसको कैंसिल किए हैं। लेकिन इनकी कॉल्ड अप वैल्यू क्या है, मैं ये नहीं कहूंगा 10 रुपए के शेयर्स थे तो मल्टीप्लाई बाई 10, नो, क्योंकि भी सेकंड कॉल नहीं हुई है। 3 रुपए की एप्लीकेशन हो गई है,
₹3 का अलॉटमेंट हो गया। अभी प्रीमियम को हटा दो, प्रीमियम को अलग से दिखाएंगे हम। ₹3 का एप्लीकेशन हो गया है, ₹3 का अलॉटमेंट हो गया है और ₹2 का फर्स्ट कॉल, मतलब 3 + 3 6 + 2 8, मतलब ₹8 की कॉल हुई है। तो कॉल्ड अप वैल्यू में यहाँ पे लेते हैं, जब भी हम फॉरफीचर करते हैं तो फॉरफीचर में जो कैपिटल का कैंसिलेशन होता है वो कॉल्ड अप वैल्यू से होता है, क्योंकि अभी सेकंड कॉल ₹2 की हुई नहीं है, तो कॉल्ड अप वैल्यू कितनी, ₹8। तो 8 5 40, 4,000 रुपीज। अच्छा, प्रीमियम कितना ड्यू है था जो कि रिसीव नहीं हुआ है? ₹2 के हिसाब से 500 शेयर्स पर ₹1,000 का प्रीमियम था जो कि हमको रिसीव नहीं हुआ है। अच्छा, अब हम फॉरफिट कितना अमाउंट करेंगे? तो यहां पर हम देखेंगे कि एप्लीकेशन के टाइम पर कितना रुपया मिल गया था। एप्लीकेशन के टाइम पर 500 रुपया मल्टीप्लाइड बाई 3, 1500 रुपया उसने दे रखा था। दिया तो एप्लीकेशन टाइम पे 1800 रुपया था, लेकिन उसमें से 1500 रुपया जो था वो एप्लीकेशन का था और प्लस 300 रुपया जो था अलॉटमेंट का था, जो कि उसने एडवांस में दे रखा था। तो अलॉटमेंट का भी 300 रुपया उसने दे रखा है, तो टोटल 1800 रुपीज अगेंस्ट दैट शेयर्स उसने दे रखा है, जो कि मैं फॉरफिट करूंगा। तो यहां पे फॉरफिचर कितना आएगा, 1800 रुपीज। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, अलॉटमेंट के टाइम पर यहाँ पे वर्किंग नोट देखो, लेफ्ट हैंड साइड में बना रहा हूं क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, तो मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर जो अलॉटमेंट के टाइम पर था 500 शेयर्स ₹5 के हिसाब से 2500 रुपये देने थे, जिसमें से ऑलरेडी रिसीव हो गए थे कितने, 300 रुपया। तो 22,000, सॉरी 2500 माइनस 300, तो कितना हो गया, 2200 रुपया। तो ये 2200 रुपया हमको अलॉटमेंट पे नहीं मिले। दिस इज कॉल्स इन एरियर टुवर्ड्स अलॉटमेंट। तो शेयर अलॉटमेंट में 2200 रुपया ये कॉल्स इन एरियर है और 1000 रुपया यहां पर कॉल्स इन एरियर है फर्स्ट कॉल में, जो कि उसने नहीं दिया है। तो आई होप कि ये 1800 आपको, क्योंकि फॉरफिचर हम वही अमाउंट करते हैं जो कि हमको रिसीव हो गया है। तो एप्लीकेशन के टाइम पर 15 उसने 1800 रुपीज दिए थे, जिसमें 1500 उसका क्या था, एप्लीकेशन का था और 300 रुपीज क्या था, अलॉटमेंट का था, जो कि उसने एडवांस में दे रखा था। तो टोटल 1800 रुपीज हमको फॉरफिट करना है। अलॉटमेंट के टाइम पे जितना एक्चुअल फेलियर था दैट इज योर कॉल्स इन एरियर 2200 रुपीज, और फर्स्ट कॉल के टाइम पर जितना है, तो ये जो है टोटल आ गया हमारा कितना, 5000 आ जाएगा। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड हमारी क्या हो गई, टैली कर गई, 5000 एंड 5000। तो ये तो हो गई फॉरफीचर की एंट्री। अच्छा, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने उसके शेयर्स को, यहां पे देखो वो वेयर लास्ट सेकंड लास्ट लाइन देखेंगे, were forfeited after the first call, all the forfeited shares were reissued, sold to other, credited as fully paid। मतलब हमने उनको फुल्ली पेड बना दिया था। तो फुल्ली पेड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सेकंड कॉल को हम कॉल करेंगे, क्योंकि वहां पे कह रहा है कि हमने उसको फुल्ली पेड बनाने के बाद उसको रीसेल किया है, मतलब उसको बेचा है। तो पहले हम क्या करें, सेकंड कॉल की एंट्री कर दें। तो लास्ट एंट्री क्या होगी, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब प्लीज मुझे एक बात ये बताओ कि हमारे पास अब मार्केट में कितने शेयर्स हैं। हमने 500 शेयर 50,000 शेयर्स इश्यू किए थे, 70,000 की एप्लीकेशन आई थी, जिसमें 10,000 तो हमने वापस कर दिए, तो 60,000 को हमने पूरे 50,000 शेयर्स अलॉट कर दिए थे। सारी एंट्री हम 50,000 को लेकर चल रहे थे, लेकिन एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसके पास 500 शेयर्स थे, तो उसके शेयर्स को मैंने वापस ले लिया। तो अब हमारे पास मार्केट में कितने शेयर्स हैं, 49,500 शेयर्स हैं, क्योंकि जिसके शेयर्स को मैंने कैंसिल कर दिया है वो थोड़ी देगा सेकंड कॉल का पैसा। तो सेकंड कॉल जो ड्यू होगी वो कितने शेयर्स पर होगी, 49,500 की होगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जितने शेयर्स हमने वापस ले लिए हैं वो शेयर्स ड्यू नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो शेयर्स हमारे पास आ गए हैं। मार्केट में अब हमारे पास कितने शेयर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ 49,500 शेयर्स हैं, जिसको हमें ड्यू करना है। मल्टीप्लाइड बाई ₹2 तो आ जाएगा 99,000, और हम रिसीव कर लें क्योंकि यहां पे कोई भी फेलियर नहीं है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड और फाइनल कॉल, ठीक है, हमने यहां पर रिसीव कर लिया है। अब हमने क्या किया है, उसको रीइश्यू किया है, ठीक है। तो रीइश्यू की एंट्री क्या होगी, क्योंकि यहां पे सेकंड कॉल होगी, फुल्ली पेड हो गए। अब हम उसको रीइश्यू करेंगे। रीइश्यू की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, कितने रुपए पे किया है पहले हम ये देख लेते हैं, क्योंकि पूरे के पूरे शेयर्स हैं। आगे जो एक क्वेश्चन में और डिस्कस करूंगा उसमें पार्टली इशू होगा। यहां पे कह रहा है ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स, सेकंड लास्ट लाइन देखेंगे, ये वाली यहां पर है, ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड सोल्ड टू अजय क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड एट 9 पर शेयर। 9 पर शेयर मतलब ₹1 डिस्काउंट पे हमने उसको रीसेल किया है, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट
500 शेयर्स को हमने 9 रुपए पे बेचा है 4500 रुपीज। उनकी पेड अप वैल्यू कितनी थी, तो 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, उनकी वैल्यू कितनी थी 500 रुपीज इंटू 500 शेयर्स इंटू 10 रुपीज, 5000, क्योंकि फुली पेड हो गए थे, 10 रुपए के शेयर्स थे। तो 1 रुपए का जो डिस्काउंट है वो मैं कहां से राइट ऑफ करूंगा, उसको फॉरफीचर से। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कितना, 500 रुपए। अब यहां पर देखो, मैं वापस आपको ले चलता हूं ऊपर। यहां पर हमने शेयर फॉरफीचर को, ये इसमें क्या 2 शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर को क्रेडिट किया था। इसका मतलब क्रेडिट साइड मतलब लायबिलिटी साइड फॉरफीचर का अमाउंट 1800 रुपीज से बढ़ा, बट एट द सेम टाइम जब मैंने उसको रीइश्यू किया तो यहाँ पे हमने शेयर फॉरफीचर को डेबिट किया है, शेयर फॉरफीचर को क्या किया, डेबिट किया है। तो इसका मतलब हमारा फॉरफीचर जो है वो 500 रुपीज से डिक्रीज हो जाएगा। तो अब हमारे पास फॉरफीचर कितना बचा, 1300 रुपीज का। तो वो फॉरफीचर क्योंकि हमने सारे शेयर से रीइश्यू कर दिए हैं, नाउ आई एम फ्री टू ट्रांसफर दैट अमाउंट ऑफ फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो लास्ट एंट्री हम क्या करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो यहां पे कितना 1800 रुपीज टोटल था, जिसमें से 500 रुपीज हमने राइट ऑफ करने के लिए यूज कर लिया है। तो जो टोटल 1300 रुपीज हमारा बचा है, दैट वुड बी ट्रांसफर टू योर सिक्योरिटीज, सॉरी कैपिटल रिजर्व। अब हमारा ये कैपिटल रिजर्व इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे हमारा कैपिटल रिजर्व क्रेडिट हुआ है, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिजर्व्स एंड सरप्लस में हमारा एक कैपिटल रिजर्व इंक्रीज हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। होप कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोरेटा एंड फॉरफीचर, कि किस तरह से प्रोरेटा अलॉटमेंट में हम वर्किंग नोट बनाते हैं, कैसे उसको हम जर्नल एंट्री करते हैं, और किस तरह से फॉरफीचर एंड रीइश्यू हम करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड